हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन और डायनामिक्स जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका और एक नया टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक तो है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है और लीनियर मोमेंटम जिसको हम कहते थे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है और क्वांटिफाई कैसे करते हैं, P = mv, हम ये पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किए थे। तो आज मोमेंटम से ही रिलेटेड, लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसको ऐसे भी कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एक लॉ दिया गया है, ठीक है। तो उस लॉ के बारे में हमें आज जानना है। ओके, तो उस लॉ के बारे में जानेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट को समझेंगे और इसको प्रूव करेंगे आज के क्लास में दो अलग अलग तरीके से। एक हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके और थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके, दोनों को यूज करके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है, हियर इट इज अ स्टेटमेंट, नोट कर सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो हर एक वर्ड में समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है, देखेंगे, फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सा है। सिस्टम मतलब कुछ इंटरैक्टिंग बॉडीज, कुछ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का एक कलेक्शन, उसको हम सिस्टम कहेंगे। 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, कितने ठो भी हो, ओके, सबका एक कलेक्शन कहीं भी हम मान लिए, उसको एक सिस्टम बताएंगे अब। ओके, और सिस्टम आइसोलेटेड होने का मतलब होता है, यहां पे जो ब्रैकेट पे लिखा है कि एक्सटर्नली सिस्टम पे अगर कोई फोर्स ना हो तो उसको हम आइसोलेटेड बोलेंगे। एक्सटर्नली, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को मिला के एक सिस्टम बता दिए हम, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सपोज कुछ फोर्स है, ये उसको फोर्स दिया, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी उसको फोर्स दिया, तो यहां पे उनके आपस में फोर्स है, पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ सिस्टम के ऊपर नहीं है, तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इंटरनल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तब उस सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि सिस्टम आइसोलेटेड है, तो ये लॉ कहता है कि उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्वेशन, कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम, उनके आपस में मोमेंटम एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट है तो इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया तो उसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हुआ तो इसका कम हो जाएगा। तो अगर हम उनके मोमेंटम को समेशन करेंगे, वेक्टर समेशन, माइंड इट, वेक्टर समेशन अगर करेंगे सभी मोमेंटम को, तो वो समेशन जो भी आएगा वो कांस्टेंट रहता है। कब रहता है? अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर 0 है तो, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं सेकेंड लॉ यूज करते हैं। ओके, स्टेटमेंट को ऐसे रहने देते हैं, नहीं मिटाते। तो सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके इसको प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ को यूज करेंगे। सपोज एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं m1, m2, m3 ऐसे करके mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एक सिस्टम बना है और ये उनके मासेस हैं, और वो पार्टिकल्स उस सिस्टम के अंदर ही आपस में मूव कर रहे हैं। ओके, वो मूव कर रहे हैं, तो कुछ m1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, m2 v2 वेलोसिटी से, m3 v3 से, ऐसे करके mn vn वेलोसिटी से उसके अंदर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वैसे मूव कर रहे हैं तो नेट मोमेंटम क्या होगा? p, नेट मोमेंटम p, क्या करेंगे? p1 प्लस p2 ऐसे करके हम pn तक ऐड करेंगे, नेट मोमेंटम सबका वेक्टर समेशन, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये होगा m1 v1, ये फॉर्मूला है, प्लस m2 v2 ऐसे करके अप टू mn vn, ठीक है। नेट मोमेंटम, नेट
एडिशन, वेक्टर एडिशन कर दिया हर मोमेंटम को, तो ये नेट मोमेंटम है। ठीक है, अच्छा सेकेंड लॉ ये कहता है कि F इक्वल टू dp बाई dt होता है। हमें पता है ये सेकेंड लॉ, F इक्वल टू dp बाई dt। P क्या है? इस सिस्टम का नेट मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम है P। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स एक्सटर्नली सिस्टम पे अप्लाई होगा, क्लियर से सुनना ये बात, जो फोर्स सिस्टम पे एक्सटर्नली अप्लाई होगा वो फोर्स उस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, और उस मोमेंटम चेंज और उस अप्लाइड फोर्स को हम रिलेट करके लिखेंगे, तो ये लिखेंगे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। यही बात है ना, ये नेट मोमेंटम है, ये एक्सटर्नल फोर्स है सपोज, तो यही होगा सेकेंड लॉ। ठीक है, पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है। सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब F इक्वल टू 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो F इक्वल टू 0 मतलब dp बाई dt इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? dp बाई dt इक्वल टू 0 हो गया सेकेंड लॉ से। तो अगर ये 0 हो गया तो p का डेरिवेटिव 0 मतलब p कांस्टेंट है कि नहीं? p का डेरिवेटिव 0 मतलब p कांस्टेंट है, मतलब ये जो p हमें मिला है नेट मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, वो कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिखा दिया जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 है उस पे। तो ये प्रूफ हो गया फ्रॉम सेकेंड लॉ, सिस्टम के लिए नेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है जब वो आइसोलेटेड हो। क्लियर है ये? सेकेंड लॉ से ऐसे प्रूफ करेंगे। अब यूज करते हैं थर्ड लॉ और देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये सेकेंड लॉ से प्रूफ हो गया। नाउ सी हाउ वी कैन प्रूव दिस लॉ बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स, इसी के बारे में है। तो एक सिस्टम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जिस सिस्टम में सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी। दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम ले लिए। ए का मास है सपोज m1, बी का मास है m2। क्लियर है? तो दोनों एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, सपोज एक ही स्ट्रेट लाइन पे। ओके, इसका वेलोसिटी है u1 से और ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। क्लियर है? दोनों एक डायरेक्शन पे एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलो हम लेते हैं ये जो u1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो u2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड u2 का मैग्नीट्यूड u1 से कम है, मतलब ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है और एक ही लाइन से जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा दोनों के बीच में, टकराएंगे। ठीक है? तो एक टाइम आएगा जब A और B क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, टकराएंगे दोनों। ठीक है? तो ये वाला सिचुएशन ऊपर जो हम बनाए हैं ये है बिफोर कोलिजन वाला सिचुएशन। बिफोर कोलिजन कौन सा? ये वाला। ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन वाला सिचुएशन। ड्यूरिंग कोलिजन जब टकराए, मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए दोनों टकराए फिर अलग हो गए। फिर देखेंगे आफ्टर कोलिजन वाला सिचुएशन। तो आफ्टर कोलिजन जब कोलाइड होता है तो दोनों के स्पीड में चेंजेस हो सकते हैं, वेलोसिटी में चेंजेस हो सकते हैं। सपोज आफ्टर कोलिजन भी दोनों एक ही लाइन पे जा रहे हैं बट डिफरेंट वेलोसिटी से। इसका वेलोसिटी हो गया है v1, इसका वेलोसिटी हो गया है v2। ठीक है? एक्चुअली में हम पढ़ेंगे जब कोलिजन एक टॉपिक अलग से ही पूरा आता है वर्क एनर्जी चैप्टर में, तब तो फिर से ऐसी बातें हमें करनी है। पर यहाँ पे थर्ड लॉ को यूज करने के लिए यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। तो ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन बहुत स्मॉल टाइम के लिए, सपोज डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ये चीज है कोलाइड की। उसके बाद ऐसे आफ्टर कोलिजन अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे। ठीक है? तो एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स कब वो अप्लाई करेंगे, जब इंटरेक्ट करेंगे, जब टकराएंगे। तो सपोज बी के ऊपर फोर्स आया FBA, कौन दिया? फोर्स ऑन बी बाय ए वो फोर्स दिया। वैसे ही ए के ऊपर फोर्स आया FAB। ठीक है? कौन दिया? बी ने फोर्स दिया ए को FAB ऑन ए बाय बी।
ठीक है। और हमें थर्ड लॉ पता है कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, पता है ना हमें ये मालूम है कि एफ ए बी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ये मालूम है कि नहीं फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, जब इंटरेक्शन हुआ, जब फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाए वो, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इंप्लाइज वो जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किए हैं डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों, उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो माइनस एफ बी ए डेल्टा टी, उस डेल्टा टी टाइम को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होना है, दैट इंप्लाइज ये है क्या हम ऐसा कुछ टर्म पढ़ चुके हैं पहले, फोर्स इनटू ये स्मॉल टाइम इंपल्स होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें मिल गया इंपल्स ऑन ए, ये ए के ऊपर है, इक्वल टू माइनस ऑफ इंपल्स ऑन बी। समझ में आ रहा है, फोर्स इनटू दैट स्मॉल टाइम, लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम, इंपल्स होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंपल्स है, इंपल्स ऑन ए इंपल्स ऑन बी। अब इंपल्स का एक और भी डेफिनेशन हम पढ़े हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, ये भी हम प्रूव किए हैं इंपल्स में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है इंपल्स, ठीक है ना, ये हम प्रूव किए थे। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितना, ए के मोमेंटम में फाइनली कितना मोमेंटम है ए का, m1 v1 है, इनिशियली कितना था m1 u1 था, फाइनल वैल्यू इनिशियल करेंगे वही तो चेंज है ना, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इक्वल टू माइनस ऑफ इंपल्स ऑफ b मतलब उसके मोमेंटम में चेंज, m2 v2 माइनस m2 u2। क्लियर है ये। तो यहाँ पे अगर एक साइड पे लेके आओ किसको, तो ये m1, हाँ ये m1 हो गया, m2 अगर यहाँ पे लेके आए, ये वाली इस सिचुएशन को पहले लेके आओ, मतलब सी दिस m1 v1, ठीक है, m1 v1 और यहां से लेके आओ m2 v2 को इस तरफ, प्लस m2 v2 ये आएगा, इक्वल टू इस तरफ क्या हो गया देखो, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो रहा है ना इक्वेशन से, क्लियर है ये। तो ये हमें फाइनली मिला। अब ये है क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर कोलिजन नेट मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम को ऐड कर रहे हैं वेक्टर समेशन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन नेट मोमेंटम, ये तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, बस आपस में ये फोर्स है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये भी। तो हम प्रूव कर दिए यहाँ पे नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टेटमेंट को याद रखेंगे, कैसे प्रूव करें, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म नहीं हुआ, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, तो एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके।